हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 70, जो आपको ले जाएगा सीधे दीवार के पार की सर्द हवाओं और खतरनाक रहस्यों के बीच। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे जॉन स्नो अपने साथियों के साथ अज्ञात बर्फीली धरती पर कदम रखता है, जहां हर साया एक खतरा हो सकता है और हर आवाज मौत का संकेत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कहानी आपको बांध कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 70। घोड़ी ने हल्की सी हिनहिनाहट की जब जॉन स्नो ने पट्टा कस दिया। आराम से प्यारी लेडी, उसने धीमी कोमल आवाज में कहा और हल्के स्पर्श से उसे शांत कर दिया। अस्तबल के भीतर हवा सरसराई, जैसे किसी मृत की ठंडी सांस उसके चेहरे को छू गई हो, लेकिन जॉन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सामान काठी पर बांधा। उसकी जली और दागदार उंगलियां अकड़ी और भारी लग रही थी। घोस्ट, उसने धीरे से पुकारा, मेरे पास आओ। और भेड़िया वहां था, आंखें जैसे अंगारों की तरह जल रही हों। जॉन, प्लीज, तुम ये मत करो, एक आवाज आई। जॉन ने घोड़े पर चढ़ते हुए लगाम थामी और घुमाकर रात की ओर मोड़ दिया। अस्तबल के दरवाजे पर सैमुएल टाली खड़ा था, उसके कंधे के ऊपर से झांकता पूरा गोल चांद, जैसे उसकी पीठ पर विशाल साया डाल रहा हो। सैम की छाया किसी दैत्य की तरह लंबी और काली फैली हुई थी। सैम, मेरे रास्ते से हट जाओ। जॉन, तुम नहीं जा सकते, सैम बोला। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुंचाऊं, जॉन ने कहा, लेकिन हट जाओ, वरना मैं तुम्हें रौंदकर निकल जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, प्लीज। जॉन ने घोड़ी की बगल में एड़ी मारी। घोड़ी ने झटका खाकर दरवाजे की ओर छलांग लगाई। एक पल के लिए सैम वहीं खड़ा रहा, उसका गोल और चांद जैसा सफेद चेहरा मुंह खुला हुआ, जैसे अचानक हैरानी से जम गया हो। आखिरी लम्हे में जब वे लगभग उस पर पहुंच चुके थे, सैम कूदकर किनारे हुआ, जैसा जॉन जानता था कि वह करेगा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। घोड़ी ने उसे लांघकर छलांग लगाई और रात में निकल पड़ी। जॉन ने भारी चोगे का होड़ चढ़ाया और घोड़ी को खुली लगाम दे दी। कैसल ब्लैक पूरी तरह खामोश और स्थिर था। जब वह वहां से निकल रहा था, घोस्ट उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसे पता था कि दीवार पर खड़े लोग देख रहे होंगे, लेकिन उनकी निगाहें उत्तर की ओर थीं, दक्षिण की ओर नहीं। कोई उसे जाते हुए नहीं देखेगा, सिवाय सैम टाली के, जो पुरानी अस्तबल की धूल में उठने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने सोचा, उम्मीद है कि सैम को गिरने में चोट नहीं लगी होगी। वह इतना भारी और अनाड़ी था कि गिरकर कलाई मोड़ लेना या टखना चोटिल कर लेना बिल्कुल मुमकिन था। मैंने उसे चेतावनी दी थी, जॉन ने ऊंची आवाज में कहा। वैसे भी यह उससे कोई मतलब नहीं रखता था। घोड़े पर सवार होते हुए उसने अपनी जली हुई हथेली को खोला और बंद किया। दागदार उंगलियां अब भी दर्द कर रही थीं, लेकिन पट्टियां हटाने के बाद खुली हवा में उन्हें अच्छा लग रहा था। चांदनी में पहाड़ियां चांदी सी चमक रही थीं, जब वह किंग्स रोड के घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसे दीवार से जितना दूर हो सके उतनी जल्दी पहुंचना था, इससे पहले कि लोग उसके गायब होने का एहसास करें। सुबह होने पर वह सड़क छोड़कर खेतों, झाड़ियों और नदियों से होते हुए आगे बढ़ेगा, ताकि पीछा करने वालों को भ्रमित कर सके, लेकिन अभी के लिए गति छल से ज्यादा जरूरी थी। वैसे भी यह कोई नहीं सोचने वाला था कि वह कहाँ जा रहा है। ओल्ड बियर हमेशा सूरज उगते ही उठ जाता था, इसलिए जॉन के पास भोर तक का समय था, ताकि वह दीवार से जितनी ज्यादा दूरी बना सके बना ले। अगर सैम टाली ने धोखा न दिया तो। सैम आज्ञाकारी था, आसानी से डर जाता था, लेकिन जॉन से भाई जैसा प्यार करता था। अगर उससे पूछा गया तो वह सच बता देगा, लेकिन जॉन को यकीन था कि वह किंग्स टावर के सामने पहरेदारों से लड़कर मॉर्मोंट को उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सुबह जब जॉन ओल्ड बियर का नाश्ता लाने नहीं जाएगा,
तो लोग उसकी कोठरी में देखेंगे और बिस्तर पर लॉन्गक्लॉ तलवार रखी पाएंगे। उसे छोड़ना कठिन था, लेकिन जॉन इतना बेईमान नहीं था कि उसे साथ ले जाए। यहां तक कि जोरा मॉर्मोंट ने भी अपमान में भागते समय ऐसा नहीं किया था। अब लॉर्ड मॉर्मोंट किसी और योग्य व्यक्ति को वह तलवार देंगे। जॉन को बुरा लगा, सोचकर कि बूढ़े आदमी पर यह कैसा लगेगा। उसका भगोड़ा होना उसके बेटे की बेइज्जती के ताजा जख्म पर नमक जैसा होगा। लेकिन यह टाला नहीं जा सकता था। चाहे वह कुछ भी करता, ऐसा लगता था जैसे वह किसी न किसी के साथ धोखा कर रहा है। भौहें सिकोड़ते हुए जॉन आगे बढ़ता रहा। उसने घोड़ी की लगाम थामे आधा घंटा चला, जब तक कि उसका पसीना सूख नहीं गया। घोस्ट कहीं नजर नहीं आया। जॉन दोबारा घोड़े पर चढ़कर सवारी करना चाहता था, लेकिन अपने लापता भेड़िए को लेकर वह चिंतित था। घोस्ट, उसने फिर पुकारा। कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। घोस्ट, इन जंगलों में ऐसा कुछ नहीं था जो एक डायर वुल्फ को, चाहे वह आधा ही क्यों न बढ़ा हो, नुकसान पहुंचा सके, जब तक कि नहीं। घोस्ट इतना मूर्ख नहीं था कि किसी भालू पर हमला कर दे, और अगर कहीं आसपास भेड़ियों का झुंड होता तो उसकी हुआ की आवाज जॉन को जरूर सुनाई देती। उसे लगा उसे कुछ खा लेना चाहिए। खाना उसके पेट को शांत करेगा और घोस्ट को पकड़ने का समय देगा। अभी कोई खतरा नहीं था। कैसल ब्लैक अब भी सो रहा होगा। काठी के थैले में उसे एक बिस्किट, थोड़ा पनीर और एक सिकुड़ा हुआ भूरा सेब मिला। नमक वाला गोमांस भी था और रसोई से चुराया हुआ बेकन का एक टुकड़ा, लेकिन मांस वह अगले दिन के लिए बचा कर रखेगा। उसके बाद तो उसे खुद शिकार करना होगा, और इससे उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती। जॉन पेड़ों के नीचे बैठ गया, बिस्किट और पनीर खाता रहा, जबकि उसकी घोड़ी किंग्स रोड के किनारे चल रही थी। सेब उसने आखिर के लिए बचाया। थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन अंदर का गूदा अब भी खट्टा और रसीला था। वह लगभग गुठली तक खा चुका था जब उसने आवाजें सुनी, घोड़ों की, और वो भी उत्तर दिशा से। जॉन तुरंत उठा और घोड़ी के पास गया। क्या वह उन्हें पछाड़ सकता था? नहीं, वे बहुत पास थे, वे उसे सुन ही लेते। और अगर वे कैसल ब्लैक से आए थे तो उसने घोड़ी को सड़क से हटाकर दूसरे लंबे पेड़ों के घने झुरमुट के पीछे ले गया। शांत रहो, उसने फुसफुसाकर कहा और झुककर शाखाओं के बीच से झांकने लगा। अगर देवता कृपा करें तो सवार निकल जाएंगे। हो सकता है वे मोल्स टाउन के किसान हों, खेतों की ओर जा रहे हों। हालांकि आधी रात में वे यहां क्या कर रहे थे? घोड़ों के टापों की आवाज तेज होती गई। चाल से अंदाजा था कम से कम 5 या 6 लोग होंगे। उनकी बातें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। यकीन है वो यहीं से गुजरा? हम पक्का नहीं कह सकते। हो सकता है वो पूरब चला गया हो या सड़क छोड़कर जंगल से निकला हो। मैं तो यही करता। अंधेरे में बेवकूफी है। या तो घोड़े से गिरकर गर्दन तोड़ लोगे, या रास्ता भटककर सुबह फिर दीवार के नीचे पहुंच जाओगे। मैं ऐसा नहीं करता। ग्रेन की नाराज आवाज आई। मैं तो बस दक्षिण की ओर जाता, तारे देखकर पहचान सकता हूं। अगर आसमान बादलों से ढका हो तो? पिप ने पूछा। तो मैं जाता ही नहीं। एक और आवाज गूंजी, टोएट की। अगर मैं होता तो मोल्स टाउन में होता, दबी हुई दौलत की खुदाई कर रहा होता। उसकी तीखी हंसी पेड़ों में गूंज गई। जॉन की घोड़ी ने फुफकार मारी। सब चुप हो जाओ, होल्डर ने कहा। मुझे कुछ सुनाई दिया। क्या? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तुम तो अपनी बात की भी आवाज नहीं सुन सकते। सुन सकता हूं, ग्रेन ने अड़कर कहा। चुप। सभी खामोश हो गए, कान लगाए। जॉन ने खुद को सांस रोके पाया। सैम, उसने सोचा। उसने ओल्ड बियर को तो नहीं जगाया, लेकिन सोने भी नहीं गया। बाकी लड़कों को जगा दिया। धत तेरी।
सुबह तक अगर ये सब अपने बिस्तरों में नहीं हुए तो इन्हें भी भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ये सोच क्या रहे थे? चुप्पी लंबी खिंचती चली गई। जहां जॉन झुका था वहां से वह घोड़ों के पैर देख सकता था। आखिर पिप ने पूछा, तुमने क्या सुना? पता नहीं, हॉल्डर ने कहा। एक आवाज थी, लगा घोड़े की होगी, लेकिन यहां कुछ नहीं है। तभी जॉन ने आंख के किनारे से एक फीकी सी परछाई देखी। पत्तों की सरसराहट हुई और घोस्ट अचानक अंधेरों से छलांग लगाकर बाहर आ गया, इतनी तेजी से कि जॉन की घोड़ी चौंक कर हिनहिनाई। वो रहा, हॉल्डर चिल्लाया। मैंने भी सुना। गद्दार, जॉन ने भेड़िए से कहा और काठी पर चढ़ गया। उसने घोड़ी का सिर घुमाकर पेड़ों के बीच निकलना चाहा, लेकिन वे उस तक पहुंच गए इससे पहले कि वह 10 फीट भी जा पाता। जॉन, पिप ने पुकारा। रुक जाओ, ग्रेन बोला। तुम हम सबको पछाड़ नहीं सकते। जॉन ने घोड़ी मोड़कर उनका सामना किया और तलवार खींच ली। पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो पहुंचाऊंगा। एक बनाम 7, हॉल्डर ने इशारा किया और लड़के फैलकर उसे घेरने लगे। क्या चाहते हो तुम? जॉन ने पूछा। तुम्हें वहीं ले जाना जहां तुम्हारा ठिकाना है, पिप बोला। मेरा ठिकाना अपने भाई के पास है। हम अब तुम्हारे भाई हैं, ग्रेन ने कहा। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा सिर कलम कर देंगे, टोएड ने घबराई हंसी के साथ कहा। यह तो बिल्कुल ओरोक्स जैसा बेवकूफी भरा काम है। मैं ऐसा नहीं करता, ग्रेन ने कहा। मैं शपथ तोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने वचन दिए हैं और मैं उन्हें मानता हूं। मैंने भी दिए हैं, जॉन ने कहा। तुम समझते क्यों नहीं? उन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी है। युद्ध है, मेरा भाई रॉब रिवरलैंड्स में लड़ रहा है। हमें पता है, पिप ने गंभीरता से कहा। सैम ने सब बता दिया। हमें तुम्हारे पिता के लिए दुख है, ग्रेन बोला, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। एक बार वचन देने के बाद तुम नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो। मुझे जाना ही होगा, जॉन ने दृढ़ता से कहा। तुमने शपथ ली थी, पिप ने याद दिलाया। अब मेरी निगरानी शुरू होती है, तुमने कहा था। ये मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। मैं अपने पद पर जीवित और मृत रहूंगा, ग्रेन ने जोड़ा। मुझे शपथ मत सुनाओ, मुझे उतनी ही याद है जितनी तुम्हें, जॉन अब गुस्से में था। ये लोग क्यों नहीं उसे शांति से जाने दे रहे थे? वे बस इसे और कठिन बना रहे थे। मैं अंधेरे में तलवार हूं, हॉल्डर ने गंभीर आवाज में कहा। दीवारों पर नजर रखने वाला प्रहरी, टोएड ने जोड़ा। जॉन ने उन्हें मुंह पर कोस दिया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। पिप घोड़ा बढ़ाकर पास आया और बोला, मैं वो आग हूं जो ठंड के विरुद्ध जलती है, वो रोशनी जो सुबह लाती है, वो सिंह जो सोए हुओं को जगाता है, वो ढाल जो इंसानों के राज्य की रक्षा करती है। पीछे रहो, जॉन ने तलवार लहराई। मैं मजाक नहीं कर रहा, पिप। मैथर पीछे से घेर चुका था और बोला, मैं अपना जीवन और सम्मान नाइट्स वॉच को समर्पित करता हूं। जॉन ने घोड़ी को एड़ी मारी, उसे घुमाया, लेकिन अब लड़के हर ओर से पास आ रहे थे। इस रात के लिए हॉल्डर बाय से आया, और आने वाली हर रात के लिए पिप ने पूरी की। उसने झुककर जॉन की लगाम पकड़ ली। तो अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, मुझे मार डालो या मेरे साथ लौट चलो। जॉन ने तलवार उठाई और फिर नीचे कर दी, बेबस। तख्त तुम सबको, उसने कहा। क्या हमें तुम्हारे हाथ बांधने होंगे या तुम वचन दोगे कि शांति से लौटोगे? हॉल्डर ने पूछा। मैं भागूंगा नहीं, अगर यही मतलब है, जॉन ने कहा। घोस्ट पेड़ों के नीचे से निकलकर आया और जॉन ने उसे घूरा। बहुत मदद की तुमने, उसने कहा। लाल आंखें उसे जैसे समझ रही थी। हमें जल्दी करनी होगी, पिप बोला। अगर पहली किरण से पहले हम वापस नहीं पहुंचे
तो ओल्ड बियर हमारी गर्दन उड़ा देगा। लौटते सफर की जॉन को कम ही याद रही, शायद इसलिए कि उसका मन कहीं और था। पिप चाल तय कर रहा था, कभी दौड़, कभी चाल, फिर सरपट दौड़। मोल्सटाउन पीछे छूट गया। वेश्यालय के ऊपर की लाल लालटेन बुझ चुकी थी। वे तेजी से बढ़ रहे थे। भोर में अब भी 1 घंटा बाकी था जब जॉन ने कैसल ब्लैक के बुर्ज देखे, सफेद दीवार की विशालता के सामने अंधेरा सा उभरते हुए। इस बार वह घर जैसा नहीं लग रहा था। जॉन ने मन में ठान लिया, वे उसे वापस ले जा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। युद्ध न कल खत्म होगा, न परसों, और दोस्त उसकी निगरानी दिन रात नहीं कर सकते। वह वक्त का इंतजार करेगा, उन्हें यकीन दिलाएगा कि वह यहीं रहना चाहता है। और फिर जैसे ही वे ढीले पड़ेंगे, वह फिर निकल पड़ेगा। अगली बार वह किंग्स रोड से बचेगा, शायद दीवार के साथ साथ चलते हुए पूरब की ओर, समुद्र तक। लंबा रास्ता होगा, लेकिन सुरक्षित। या फिर पश्चिम की ओर पहाड़ों में, और फिर ऊंचे दर्रों से दक्षिण की ओर। ये जंगली लोगों का रास्ता था, कठिन और खतरनाक, लेकिन कम से कम कोई पीछा नहीं करेगा। और इस बार वह विंटरफेल या किंग्स रोड के पास 100 लीग तक भी नहीं भटकेगा। सैमुएल टार्ली पुराने अस्तबल में उनका इंतजार कर रहा था। वह घास के ढेर के सहारे जमीन पर बैठा था, इतनी घबराहट में कि सो ही नहीं पाया। उसे देखकर वह खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़े। मैं खुश हूं कि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया, जॉन। मैं नहीं, जॉन ने कहा, घोड़े से उतरते हुए। पाइप अपने घोड़े से कूदा और उजाले होते आसमान को नापसंदगी से देखा। घोड़ों को बिस्तर लगाने में मदद करो, सैम, उसने कहा। हमारे सामने लंबा दिन है और बिना सोए उसे झेलना पड़ेगा, और इसका शुक्रिया जाएगा लॉर्ड स्नो को। सुबह होते ही जॉन रसोई की तरफ चला, जैसे वह हर रोज भोर में करता था। थ्री फिंगर हॉब ने बिना कुछ कहे उसे ओल्ड बियर का नाश्ता दिया। आज 3 सख्त उबले भूरे अंडे थे, तली हुई ब्रेड, हैम का टुकड़ा और झुर्रीदार बेरों का कटोरा। जॉन खाना लेकर किंग्स टावर पहुंचा। मॉर्मोंट खिड़की की चौकी पर बैठा लिख रहा था, और उसका कौआ उसके कंधों पर आगे पीछे टहलते हुए बड़बड़ा रहा था, कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न। जॉन के अंदर आते ही पक्षी ने चीख लगाई। खाना मेज पर रखो, ओल्ड बियर ने ऊपर देखते हुए कहा, और मुझे थोड़ा बियर दो। जॉन ने खिड़की का शटर खोला, बाहर की ताक से बियर का जग उठाया और प्याले में भरा। हॉब ने उसे एक नींबू भी दिया था, जो अब भी दीवार की ठंडक से ठंडा था। जॉन ने उसे मुट्ठी में कुचल दिया, रस उसकी उंगलियों से बह निकला। मॉर्मोंट हर दिन बियर में नींबू डालकर पीता था और कहता था कि यही वजह है कि उसके अपने दांत अब तक सलामत हैं। यकीनन तुम अपने पिताजी से प्यार करते थे, मॉर्मोंट ने कहा जब जॉन ने प्याला दिया। हम जिनसे प्यार करते हैं वे हर बार हमें नष्ट कर देते हैं, लड़के। याद है मैंने तुमसे यह कहा था? मुझे याद है, जॉन ने रूखे स्वर में कहा। वह अपने पिताजी की मौत के बारे में बात नहीं करना चाहता था। याद रखना, कभी मत भूलना। कड़वी सच्चाइयों को कसकर थामे रहना चाहिए। अब मेरी प्लेट लाओ। क्या फिर से हैम है? अच्छा है। तुम थके लग रहे हो। क्या तुम्हारी चांदनी में सवारी इतनी थकाऊ थी? जॉन का गला सूखा था। आप जानते हैं? जानते? कॉय ने मॉर्मोंट के कंधे से दोहराया, जानते। ओल्ड बियर हंसा। क्या तुम सोचते हो कि नाइट्स वॉच ने मुझे लॉर्ड कमांडर इसलिए चुना कि मैं लकड़ी के ठूंठ जितना मूर्ख हूं? स्नो? एमन ने कहा था तुम जाओगे, मैंने कहा था तुम लौट आओगे। मैं अपने लोगों को जानता हूं, और अपने लड़कों को भी। सम्मान ने तुम्हें किंग्स रोड पर डाला, और सम्मान ने तुम्हें वापस लाया। मेरे दोस्तों ने मुझे वापस लाया, जॉन ने कहा। क्या मैंने कहा था कि यह तुम्हारा सम्मान था? मॉर्मोंट ने प्लेट देखी। उन्होंने मेरे पिताजी को मारा। क्या आप चाहते थे कि मैं कुछ न करूं?
सच कहूं तो हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम वही करोगे जो किया। मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी थी। तुम्हें जाते हुए देखा गया। अगर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें वापस न लाया होता तो रास्ते में ही पकड़े जाते, और वह भी दोस्तों के हाथ नहीं। जब तक कि तुम्हारे पास पंखों वाला घोड़ा न हो, कौए की तरह। नहीं, जॉन को खुद पर मूर्खता महसूस हुई। अफसोस, वैसा घोड़ा काम आ सकता था। जॉन सीधा खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा कि वह अच्छे से मरेगा, कम से कम इतना तो कर सकता है। मुझे भगोड़े की सजा मालूम है, मेरे स्वामी। मैं मरने से नहीं डरता। मरने से, कौए ने पुकारा। और जीने से भी मत डरना, मॉर्मोंट ने कहा, हैम काटकर पक्षी को खिलाते हुए। तुमने अभी तक गद्दारी नहीं की। अभी तुम यही हो। अगर हम हर उस लड़के का सिर काट दें जो रात में मोल्सटाउन गया हो, तो दीवार की रखवाली सिर्फ भूत करेंगे। फिर भी शायद तुम कल भागना चाहो, या पखवाड़े बाद। यही तुम्हारी उम्मीद है? जॉन चुप रहा। मैंने सोचा था, मॉर्मोंट ने अंडा छीलते हुए कहा। तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, लड़के। क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो? नहीं, उसने झुंझलाकर कहा। अच्छा, मॉर्मोंट बोला। हमने देखा है मरे हुए वापस आते हैं, तुमने और मैंने, और मैं इसे फिर नहीं देखना चाहता। उसने अंडा 2 कौर में खत्म किया और छिलका थूक दिया। तुम्हारा भाई मैदान में है, उत्तर की सारी ताकत उसके साथ। उसके किसी भी वफादार के पास नाइट्स वॉच से ज्यादा तलवारें हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है? क्या तुम इतने बड़े योद्धा हो, या जेब में कोई जादुई जीव रखते हो जो तलवार को जादू कर दे? जॉन के पास कोई जवाब नहीं था। कौआ अंडा तोड़ रहा था, चोंच से टुकड़े निकालते हुए। तुम अकेले नहीं हो जिसे इस युद्ध ने छुआ है, ओल्ड बियर ने कहा। मेरी बहन शायद तुम्हारे भाई की फौज में चल रही हो, अपनी बेटियों संग, पुरुषों का कवच पहने। मैज हठी, गुस्सैल और जिद्दी है। सच कहूं तो मैं उसके पास रहना भी मुश्किल समझता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे कम प्यार करता हूं जितना तुम अपनी सौतेली बहनों से करते हो। फिर भी मैं भागा नहीं। मैंने भी वही शपथ ली जो तुमने। मेरी जगह यहां है। तुम्हारी कहां है, लड़के? जॉन कहना चाहता था, मेरी कोई जगह नहीं। मैं नाजायज हूं, मेरे पास अधिकार नहीं, नाम नहीं, मां नहीं, और अब पिताजी भी नहीं। लेकिन शब्द नहीं निकले। मुझे नहीं पता। मुझे पता है, मॉर्मोंट बोला। ठंडी हवाएं उठ रही हैं, स्नो। दीवार के पार साए लंबे हो रहे हैं। कॉटर पाइके ने लिखा है कि विशाल झुंडों में हिरण दक्षिण और पूर्व की ओर जा रहे हैं, और मैमथ भी। उसने कहा कि उसके एक आदमी ने ईस्ट वॉच से 3 लीग दूर अजीबोगरीब विकृत पदचिन्ह पाए। शैडो टॉवर के रेंजरों ने पूरे के पूरे गांव खाली पाए हैं, और रात में पहाड़ों में आग जलती दिखती है, शाम से सुबह तक। कोरिन हाफहैंड ने गॉर्ज में एक कैदी पकड़ा, और वह कहता है कि मास रेडर अपने लोगों को किसी नए गुप्त गढ़ में इकट्ठा कर रहा है। क्यों, सिर्फ देव ही जानते हैं। क्या तुम सोचते हो कि पिछले साल में तुम्हारे चाचा बेंजेन ही अकेले रेंजर हैं जो खो गए? बेनजेन, कौआ चीखा, चोंच से अंडे के टुकड़े गिराते हुए। नहीं, जॉन ने कहा। और भी थे, बहुत ज्यादा। क्या तुम सोचते हो तुम्हारे भाई का युद्ध हमारे युद्ध से ज्यादा अहम है? ओल्ड बियर गरजा। जॉन ने होंठ काटे। कौआ पंख फड़फड़ाता बोला, वार वार वार। नहीं, मॉर्मोंट ने कहा। भगवान हमारी रक्षा करे, लड़के। तुम न अंधे हो न मूर्ख। जब मरे हुए रात में शिकार करने आएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा कि आयरन थ्रोन पर कौन बैठा है? नहीं, जॉन ने पहले इस तरह नहीं सोचा था। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास भेजा, जॉन। क्यों? कौन कह सकता है? क्यों? 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 कौए ने पुकारा।
मुझे बस इतना पता है कि स्टार्क्स की रगों में फर्स्ट मैन का खून बहता है। फर्स्ट मैन ने दीवार बनाई और कहते हैं कि वे ऐसी बातें याद रखते हैं जो बाकी सब भूल चुके हैं। और तुम्हारा वो भेड़िया, उसने हमें वाइट्स तक पहुंचाया, तुम्हें सीढ़ियों पर पड़े मृत आदमी से सावधान किया। सर जेरेमी इसे संयोग कहते, लेकिन सर जेरेमी मर चुका है और मैं नहीं। मुझे लगता है तुम्हें यहां रहना था और मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा भेड़िया हमारे साथ हों जब हम दीवार के पार जाए। जॉन की रीढ़ में उत्तेजना की ठंडक दौड़ गई। दीवार के पार? तुमने सुना? मैं बेंजेन स्टार्क को ढूंढने का इरादा रखता हूं, जिंदा या मरा। मैं बर्फ और ठंडी हवाओं का इंतजार करके नहीं बैठूंगा। हमें जानना होगा कि क्या हो रहा है। इस बार नाइट्स वॉच पूरी ताकत से सवारी करेगी, किंग बियॉन्ड द वॉल, अद्रो और जो भी वहां हो उसका सामना करने। मैं खुद कमान संभालूंगा। उसने खंजर जॉन की छाती की ओर किया। रिवाज के अनुसार लॉर्ड कमांडर का स्टेवर्ड उसका स्क्वायर भी होता है। लेकिन मैं हर सुबह ये सोचकर नहीं उठना चाहता कि तुम फिर भाग गए हो। तो मैं अभी जवाब चाहता हूं, लॉर्ड स्नो, क्या तुम नाइट्स वॉच के भाई हो या बस एक नाजायज लड़का जो युद्ध का खेल खेलना चाहता है? जॉन स्नो सीधा खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। मुझे माफ करना पिताजी। रॉब, आर्या, ब्रान, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह सच कह रहा है। यही मेरी जगह है। मैं आपका हूं, मेरे स्वामी, आपका आदमी। मैं कसम खाता हूं, मैं फिर नहीं भागूंगा। ओल्ड बियर ने सांस छोड़ी। अच्छा, अब जाओ, अपनी तलवार पहन लो। अब सोचिए जरा, अगर आप जॉन स्नो होते तो क्या आप भी दीवार के पार जाने का वही खतरनाक फैसला लेते या अपने पिताजी और परिवार के साथ युद्ध में कूद पड़ते? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगले रोमांचक चैप्टर 71 का सफर आप तक सबसे पहले पहुंचे।